दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 11वां लेक्चर है। देखिए जीएस विषय कहीं ना कहीं आपका कमजोर होता है और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कुल 140 सवाल आपके केवल सामान्य अध्ययन से आते हैं और इस सामान्य अध्ययन में केवल इतिहास भूगोल की बातें नहीं होती। हम तो अपने वीडियो में दोस्तों डेली हर एक चैप्टर पर चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज जो हम सवाल कवर करेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, जनसंख्या एवं नगरीकरण, यूपी स्पेशल के सवाल, ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सवाल आता है साइंस से भी। जी हाँ दोस्तों, भौतिक और रसायन से सवाल आता है, जीव विज्ञान से सवाल आता है, साइंस एंड टेक का तो अलग सवाल आता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सवाल आता है, इन्वायरमेंट का सवाल आता है, एग्रीकल्चर का सवाल आता है। अगर इन सभी सवालों को आप डेली नहीं पढ़ेंगे, इन चैप्टर पर आप डेली नजर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर श्रृंखला है, इस तरह की श्रृंखला आपको YouTube पर आज तक किसी ने कभी नहीं दिया, ठीक है। तो पीछे 10 लेक्चर मैंने दिया है, आज 11वां लेक्चर है। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्री और मेंस परीक्षा। सर क्या आप प्री के साथ साथ मेंस के सवाल भी करा रहे हैं? जी हाँ, मुझे लगा कि प्री के साथ साथ थोड़ा एडवांस लेवल पे चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री देने के बाद आपको मेंस के लिए परेशान होना पड़ेगा। तो शुरुआत से अगर तैयारी हम अच्छी करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो प्री और मेंस में 2021 की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए तो उन सवालों पर चर्चा होगा, प्री 2017 के सवाल पर चर्चा होगा, मेंस 2016 और 2014 के सवालों पर भी चर्चा होगा, ठीक है। अलग अलग चैप्टर से संबंधित अलग अलग ईयर में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो पाती है, ठीक है। ये किताब अगर आपके पास नहीं दोस्तों तो किताब जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार कोर्स है, भरोसा रखना होगा नितिन सर पर, तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों को स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल दोस्तों, ये मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया था? ऐसे लंबे चौड़े सवाल आते हैं, देखकर जो है दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। लिखा था कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। दे रहा अभिकथन क्या है? लिख रहा है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। किस काल में? सातवाहन काल में। आगे लिख रहा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। क्या ये पॉइंट दोनों सही हैं? क्या इस अभिकथन की यह कारण अच्छी तरह से व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल ये दोनों कथन सही है, और जो आर बता रहा है ये स्पष्टीकरण भी सही है, क्योंकि ऊपर की लाइन में लिखा है कि संस्कृत काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, और नीचे दोस्तों उसी संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाने की बात की जा रही है, उनमें साहित्य रचनाओं की बात की जा रही है। तो दोनों परफेक्ट आंसर है, लेकिन ये जवाब देगा कौन? पता कैसे चलेगा? बच्चों को तो ही नहीं पता कि सातवाहन काल की शुरुआत कब कब हुआ था, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखिए जब आप पढ़ेंगे मौर्य वंश, ठीक है, तो मौर्य वंश की जब समाप्ति हो जाती है तो मौर्य के बाद शुंग वंश आता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया तो शुंग वंश आता है। शुंग के बाद कण्व वंश आता है, कण्व के बाद जाकर के सातवाहन वंश आता है, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे दोस्तों, सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा चला दोस्तों? मौर्य वंश चला। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश आया। शुंग के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश आया। और कण्व के बाद कौन सा वंश आया? याद रखेंगे सातवाहन वंश आया। तो यहां सातवाहन वंश से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक सवाल और परीक्षा में पूछ सकता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? मान लीजिए सवाल आ गया, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन पता होना चाहिए। सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम था सिमुक। क्या नाम था दोस्तों? सिमुक नाम था। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। सिमुक नाम था। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये दे रहा दोस्तों कि सातवाहन वंश की राजधानी कहां पर थी? ये राजधानी, जी हां दोस्तों, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान, ठीक है। कहां राजधानी थी दोस्तों? प्रतिष्ठान राजधानी थी। देखिए प्रतिष्ठान पुरी कहा जाता था झूसी को, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। उस प्रतिष्ठान पुरी की बात नहीं हो रही है, वो चंद्र नगरी की राजधानी हुआ करती थी। ब्रह्मदेव ने इसका स्थापना किया था। बड़ी पुराना इतिहास है, पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। यहां दोस्तों सातवाहन की बात हो रहा है। ये जिस प्रतिष्ठान की बात कर रहा है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल दे रहा है सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? क्योंकि इस सवाल में कहीं ना कहीं साहित्य रचना की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है इस जमाने के कोई साहित्यकार रहे होंगे। तो एक नाम सुना होगा आपने गुड़ाढ़ का। किसका नाम सुना होगा? गुड़ाढ़।
क्या नाम सुना होगा दोस्तों? गुडाढ़। ठीक है, गुडाढ़ का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, हाल का नाम सुना होगा। ये दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार थे उस जमाने के, तो इसको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? बृहत कथा की रचना दोस्तों गुडाढ़ ने किया था। किसने किया था? गुडाढ़ ने किया था। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में आ चुका है कि गुडाढ़ ने किस पुस्तक की रचना किया या बृहत कथा की रचना किसने किया। इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां केवल प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए हम नहीं आए। हम चाहते हैं कि जो सवाल बने उस सवाल से सवाल कैसे बन सकते हैं। ये जो मैं किताब बार बार आपको मोटिवेट करता हूं लेने के लिए, क्यों कह रहा हूं? यहां पे दोस्तों जगह ने इसलिए 4-5 सवाल दिए, इस किताब में 6-6, 7-7 सवाल दिए हैं कि सवाल से सवाल बनते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि आयोग के दिमाग में कुछ और बन सकता, अगली बार वो कुछ और पूछ सकता। हो सकता अगली बार वो बृहत कथा से संबंधित सवाल पूछ दे, वो गुडाढ़ और हाल से संबंधित सवाल पूछ दे, या ये पूछ दे कि गुडाढ़ और हाल ये किस काल के कवि थे या साहित्यकार थे। बताना पड़ेगा ना कि ये सातवाहन काल से संबंधित है। आखिरी सवाल दे रहा, शीशे के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो सातवाहन काल की खासियत थी। ठीक है, सातवाहन काल में दोस्तों, सातवाहन काल में जी हां शीशे के सिक्के चलाए गए थे, ये उनकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, जब आप सिक्कों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हालांकि सोने के सिक्कों की बात करेंगे तो आपने कनिष्क राजवंश का नाम सुना होगा, जिसमें विमकटपिसस का नाम सुना होगा। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करेंगे तो फिर गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां शीशे के सिक्के चलाए गए थे सातवाहन शासकों के द्वारा। ये देखिए प्राचीन इतिहास से पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सवाल देखते हैं। यह सवाल आपके प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है सुनिएगा। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिपत्य हुआ, अधिकार हो गया। ठीक है, प्रयागराज के किले पर पहला सवाल यह आता है कि प्रयागराज के किले को किसने बनवाया था। ठीक है, तो याद रखेगा जहांगीर के लिए। ठीक है, जहांगीर के लिए बनवाया गया था इस किले को। और किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसका निर्माण करता कौन था? यह अकबर निर्माण करता था। और लिख रहा है कि कब उस पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का? तो याद रखेगा सन 1797 ईस्वी में। अब नहीं पढ़ेंगे इतिहास तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, इस लेवल के प्रश्न आते हैं। कोई आपको अगर टेस्ट सीरीज देकर बहकाने में लगा है ना, तो बहकिए मत। आप जो है वो चीजें देखिए जो सत्य है, परीक्षा में जो आता है पहले उसे फेस करिए, तब आपको आइडिया लगेगा कि अब हमारी तैयारी किस लेवल पर है या किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। सवालों को देखकर लग रहा होगा आपको। आइए इस सवाल से सवाल पैदा करते हैं। लिख रहा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ या अधिकार हुआ। तो याद रखेगा ये तो सवाल आ गया दोस्तों यही 1797 ईस्वी का। ठीक है, कि 1797 ईस्वी में प्रयागराज किसके हाथों आ गया दोस्तों? अंग्रेजों के पास आ गया। लिख रहा प्रयागराज के किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये भी मैंने पीछे आपको बता दिया। याद रखेगा दोस्तों अकबर ने निर्माण कराया था। 1797 में नवाब अली और अंग्रेजों के बीच संधि के बाद अंग्रेजों का कब्जा कहां पर हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा प्रयागराज किला पर। वैसे सवाल थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, कि प्रयागराज किले पर जो अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ ये किस संधि के दौरान हुआ? अगर ये पूछता तब आप बताते नवाब अली। ये थोड़ा बेहतर सवाल था। चलिए आसान हो गया, कोई बात नहीं, आगे बहुत कठिन कठिन सवाल मिलेंगे। ठीक है, आइए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल देखते हैं। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, पढ़िए। लिख रहा है कि निम्नलिखित भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, सिविल सेवा के संदर्भ में, बहुत अच्छी बात। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, देखिए 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अलग बात है। लिख रहा भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जाना था, जो कि अब भारत में होनी थी। इसके पहले परीक्षा लंदन में होनी थी। जो कोई भारतीय पार्टिसिपेट करना चाहता था वो लंदन में जाके एग्जाम देता था। ठीक है, अभी तो आपको अपना एग्जाम सेंटर चुनने का मौका मिल जाता है कि आप कहां एग्जाम देना चाहते हैं सिविल सेवा के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों पहले के समय में लंदन में एग्जाम होता था। 1855 में उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, खैर आगे ये तो लिख रहा है कि अब 1919 वाला जो नियम आया उसके तहत यह निश्चित हुआ कि परीक्षा भारत में होनी थी। क्या यह कथन सत्य है? जी हां, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह डिसाइड हुआ था इस दौरान। दूसरा लिख रहा दोस्तों भारतीय सिविल सेवा 1947 में, ठीक है, यानी आजादी के समय में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से ज्यादा था, अधिक था। यानी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज्यादा लोग सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते थे। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहां पे दिए गए दोस्तों दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। लिख रहा किस वर्ष से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में हुआ? ठीक है, यह तो अधिनियम हो गया कि भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद दोस्तों हुआ। लेकिन अगर आपसे
सन पूछे तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब आप बताएगा 1922 ईस्वी। ठीक है, 1922 ईस्वी से दोस्तों इस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन अब भारत में होना शुरू हो गया, इसको याद रखेंगे। अगला लिख रहा है कि उपरोक्त परीक्षा कराने हेतु कहां लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, तो याद रखेगा सब पहले तो प्रयागराज में हुआ था। पहले प्रयागराज नहीं, सीधे इलाहाबाद कहेंगे क्योंकि तब उसका नाम इलाहाबाद था। पहले इलाहाबाद में गठन हुआ था, बाद में दोस्तों कहां गठन हुआ, बाद में दिल्ली में गठन किया गया। ठीक है, तो पहले कहां गठन हुआ दोस्तों, पहले इलाहाबाद में गठन हुआ, बाद में दिल्ली में गठन हुआ। सिविल सेवा आयोग की स्थापना कब और कहां हुआ था, तो फर्स्ट टाइम की बात करा दोस्तों, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि 1855 ईस्वी में जो इसका आयोजन किया गया था पहली बार, और एक कहां पर किया गया था आयोजन, लंदन में। लंदन कहां दोस्तों, इंग्लैंड। ठीक है, 1855 में लंदन में इसकी शुरुआत हुई है। भारत में इसकी शुरुआत 1882 में हुई है, सॉरी 1882 कह रहा हूं, भारत में इसकी शुरुआत 1922 में हुई है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये सब शानदार सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल, ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल हमारा भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। सवाल ये परीक्षा जो है दोस्तों प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहां नहीं वाले सवाल आ जाते हैं ना, विशेष ध्यान दिया करिए, अन्यथा गलती हो सकती है। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिख रहा है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जो है ये गर्म जल का स्रोत है। दोस्तों आप गए होंगे मणिकर्ण वगैरह घूमने गए होंगे, ठीक है, नहीं घुमा है तो देख लीजिए जाकर, बहुत शानदार सी जगह है। शानदार मतलब जितना भी इसके बारे में कहा जाए कम है। तो मणिकर्ण है, ठीक है, ये जब आप कभी कुल्लू मनाली जाएंगे तो मनाली से थोड़ी दूरी पर है, पार्वती नदी के तट पर है। ठीक है, मणिकर्ण साहब। ठीक है, उड़ीसा में तप्त पानी कहे चाहे तप्ता पानी के एक ही बात है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी बिल्कुल सही है। ये नारायणी जो लिख रहा है दोस्तों गुजरात में, ये गुजरात में नहीं है। ये नारायणी दोस्तों कहां पर है, नारायणी राजस्थान में। गर्म जल का स्रोत नारायणी जो दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। इसी वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए अब कुछ और पढ़ते हैं अलग से। राजस्थान में कौन सा दोस्तों, तो राजस्थान में गर्म जल स्रोत का नाम क्या दोस्तों, नारायणी है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में कौन सा दोस्तों, तो उड़ीसा में याद रखेगा तप्ता पानी। क्या नाम दोस्तों, इसको तप्ता पानी कहा जाता है, या तप्ता पानी दोनों इसी का नाम है, इसको याद रखेगा। एक और याद रखिए, हो सकता है परीक्षा में कुछ नया पूछ दे आपसे। अगर कभी परीक्षा में जाए अत्रि गर्म जल स्रोत, क्या आ जाए, अत्रि नामक गर्म जल स्रोत कहां पर है, तो क्या बताएंगे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में याद रखेगा मणिकर्ण। ठीक है, मणिकर्ण। ठीक है, मणिकर्ण के अलावा दोस्तों अगर कभी आपसे वशिष्ठ पूछ दे, वशिष्ठ नाम का गर्म जल स्रोत ये कहां पर है, तो ये भी दोस्तों हिमाचल में है। इसके अलावा दोस्तों आपसे कभी पूछ दे कसोल घाटी कहां पर है दोस्तों, तो कसोल बहुत शानदार जगह, कभी आप गूगल करके देखो, दिल खुश हो जाएगा, लगेगा जन्नत है। पृथ्वी का स्वर कहां पर है, कहेंगे कसोल है। जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, कसोल चलिए। ठीक है, एक बार देखिएगा गूगल सर्च करके। और इसी तरह से दोस्तों एक स्थान है खीर गंगा, कहां पर दोस्तों, खीर गंगा, यह भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में क्या दोस्तों, महाराष्ट्र में एक जगह है अकोली, क्या है दोस्तों, अकोली जगह है। इसके अलावा दोस्तों वज्रेश्वरी है, क्या है दोस्तों, वज्रेश्वरी है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों गर्म जल के स्रोत हैं, इनको भी याद रखेंगे। भारत में कई जगह गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, इनको आप ध्यान में रखें, शानदार जगह है। और इनसे संबंधित सवाल देखिए आपकी परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, ये भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल। ये सवाल देखिए मेंस 2021 में पूछा गया सवाल है, विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है। लिख रहा है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है दोस्तों, महाद्वीप की बात हो रही है। कह रहा है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप है इसी तरह से यूरोप महाद्वीप है, तो वहां पर दोस्तों राइन नदी के संदर्भ में जो कथन सत्य हो आपको बताना है। लिख रहा है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जर्मनी से बहने वाली नदी है और इसमें दोस्तों ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए क्यों करा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल सामानों को यातायात के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि माल ढुलाई के लिए जो जहाजें चलती हैं, ठीक है, वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस नदी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रॉटरडम बंदरगाह ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। कितने बच्चों को पता है रॉटरडम बंदरगाह कहां पर है, याद रखेगा ये आपके नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, रॉटरडम कहां पर स्थित है, यह नीदरलैंड में स्थित है और यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से इसका नाम आता है। ठीक है, तो यहां पर जो कथन दिए गए दोस्तों ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। लेकिन चलिए प्रश्न से प्रश्न बनाते हैं, कुछ नई चीजों को सीखते हैं। नई चीजों में क्या दोस्तों, लिख रहा है यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा, अगर कभी भी परीक्षा में आए तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसी रॉटरडम का नाम लीजिएगा। ठीक है, ये रॉटरडम बंदरगाह कहां पर है दोस्तों, ये नीदरलैंड में। ठीक है,
नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहां है? एम्स्टर्डम। कहां पर दोस्तों? एम्स्टर्डम। लिख रहा है जर्मनी की प्रसिद्ध नदियां हैं। जर्मनी देश की बात कर रहा है दोस्तों, और जर्मनी की प्रसिद्ध नदियों में किसका नाम आता है दोस्तों? तो याद रखेगा राइन नदी का नाम आता है, याद रखेंगे। इसी तरह से कई नदियां हैं, जैसे आपसे एल्ब नदी के बारे में पूछ सकता है, जैसे आपसे ओडर नदी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी नदियां कहां जाके अपना जल गिराती हैं दोस्तों? तो उत्तरी सागर में मिलती हैं। कहां मिलती हैं? उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में मिलती हैं। जिस तरह से गंगा वगैरह की बात करें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है ना, उसी तरह से ये जो नदियां हैं ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, जर्मनी की डेन्यूब नदी दोस्तों, डेन्यूब नदी जो है ये अपना जल कहां पर गिराती है? डेन्यूब नदी। तो याद रखेगा ये तो अलग से है। देखिए बाकी का तो उत्तरी सागर में गिराती है, लेकिन जो डेन्यूब है ये काला सागर में गिराती है। ठीक है, अब अगर जो बच्चा ध्यान नहीं देगा हो सकता है परीक्षा में यहां से फंस जाए, परीक्षा में यहां फंस जाए, क्योंकि वो तो रट के बैठा उत्तरी सागर के बारे में और यहां तो काला सागर में गिरा लेती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। राइन नदी जिसकी हम बात कर रहे थे उसका उद्गम कहां से है दोस्तों? तो आपने ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुना होगा। जी हां, ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, यहीं से उसका उद्गम होता है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों ये इसका उद्गम है, जहां से राइन नदी निकलती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित ये सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, आप अपनी तैयारी इस लेवल पर करिए, तब जाके मानिएगा कि नहीं आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए योग्य परीक्षार्थी हो, अन्यथा किसी के बातों में मत आओ। देखो बड़े बड़े बोर्ड, होर्डिंग, बैनर और भौकाल से चीजें नहीं चलती हैं। चीजें किससे चलती हैं? सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। जो सत्य है मैं वो आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है, देखिए यही रीजन है कि कितने कम बच्चे देख रहे हैं। इतनी अच्छी क्लास जा रही है, कितनी वाचिंग जा रही है आप बताइए? इतनी अच्छी क्लास जा रही है क्योंकि लोगों को सत्य के ऊपर भरोसा नहीं रहता। लोग चकाचौंध दुनिया पे जाना चाहते हैं। पता नहीं दुनिया को हो क्या गया, विद्यार्थियों को क्या हो गया, परीक्षार्थियों को क्या हो गया, मुझे कतई समझ में नहीं आता कि जो क्वालिटी चीजें दी जा रही है, मतलब जो हकीकत है, मैं आपको कुछ और नहीं दिखा रहा हूं। मैं क्या कठिन बता रहा हूं बताऊं? मैं तो कह रहा हूं भैया कि आप जनसंख्या नगरीकरण नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए नहीं पास कर पाएंगे एग्जाम। बहुत टफ है कंपटीशन। मैं आपको जो है हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसको हतोत्साहित थोड़े कहते हैं, हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सही दिशा में मेहनत करिए। हम कहां गलत हैं बताइए? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सही दिशा में मेहनत करिए, आप उन चैप्टर को पढ़िए जो आप नहीं पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं कभी एग्रीकल्चर, आप नहीं पढ़ते हैं कभी इन्वायरमेंट, आप कभी नहीं पढ़ते हैं साइंस टेक के सवाल, आप विविध के सवाल भी नहीं देखते हैं। आप जनसंख्या नगरीकरण आखिरी टाइम पढ़ेंगे, आखिरी के जब 2-3 दिन बचे रहेंगे, कैसे याद कर लेंगे? अपने आप को आप क्या समझ के रखें? वेद व्यास जी हैं कि गणेश जी हैं? हाँ क्या हैं आप? संजय हैं, पूरा महाभारत देख लेंगे, पूरा पेपर आप पहले से देख लेंगे, 4 दिन में याद हो जाएगा? नहीं संभव भैया, अपने आप को धोखा न दीजिए। मेरा काम है समझाना। मेरी बातों का बुरा भी बहुत बच्चों को लगता है, लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आदत बदलने वाला नहीं, मैं आपकी बातों में बात नहीं मिला सकता। यही मेरे और आप में फर्क है। ठीक है, और लोगों में फर्क है। आइए, प्री 2017 में पूछा गया सवाल है, जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है। सवाल क्या था कि माल्थस, कितने बच्चे पता नहीं माल्थस कौन है? यही नहीं पता माल्थस कौन है। क्या इस सवालों से उनका क्या मतलब है? हो सकता है एक पल के लिए एक सवाल का सही उत्तर दे दे, तुक्का के चक्कर में हो सकता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चाहिए। कब तक तुक्का मारोगे? प्री में मार लिया, मेंस में मार दोगे, कहां कहां तुक्का करोगे? तुक्का के भरोसे न रहो। लिख रहा है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? कैसे किया जाए जनसंख्या नियंत्रण? जनसंख्या नियंत्रण क्या किया जाए? युद्ध करा दिया जाए, एक साथ बम गिरा दिया जाए, सारी जनसंख्या खत्म हो जाए, नियंत्रित हो गई जनसंख्या? अरे सर ये सही थोड़े है। ठीक है, सही नहीं तो हटाइए। क्या कर दिया? आपदा ला दिया जाए, कोई बादल फाड़ दिया जाए, हाँ एक साथ जो है शहर के शहर बह जाए? नहीं सर ये सब सही नहीं है। ठीक है, क्या उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाए? क्या किया जाए? अनैतिक व्यवहार किया जाए, जबरदस्ती उनका जो है अब क्या ही कहना। ठीक है, चलिए खैर, अनैतिक व्यवहार किया जाए तो ये भी सही नहीं। क्या किया जाए? इसके लिए हमें जन्म नियंत्रण पर कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। हो सकता है बच्चों ने तुक्का लगा के उत्तर दे दिया हो, लेकिन कल को आयोग अगर ये सोचे कि माल्थस से कुछ बेहतर सवाल बनाते हैं, जैसे माल्थस के अनुसार उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है, और मैं देखिए कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, यहां तो 4 ऑप्शन हैं भी, यहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट आपको उत्तर पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आपको उत्तर डायरेक्ट पता हो, आपको किसी ऑप्शन की जरूरत ना हो।
ठीक है। तो माल्थस के अनुसार उत्पादन में वृद्धि से क्या मतलब, सर यहां तो जनसंख्या की बात हो रही है, आप तो उत्पादन की बात करें। और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, लो इसी के प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसी पेन की प्रोडक्शन की बात करें, इसी किताब की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो माल्थस क्या कहते हैं, जब किसी सामान किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो उसके संदर्भ में माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस कहते हैं कि उसमें वृद्धि किस प्रकार की होती है, उसमें अंकगणितीय वृद्धि होती है। क्या होती है, अंकगणितीय वृद्धि होती है। सर ये अंकगणितीय वृद्धि क्या है, जैसे पहले 1 बिकेगा, फिर 2 बिकेगा, फिर 3 बिकेगा, फिर 4 5 6, फिर 10 बिकेगा, 11 बिकेगा, ऐसे बिकते जाएगा। यही क्या है, अंकगणितीय वृद्धि। हाँ, ये पेन पहले 1 बिकेगी, फिर 2 3 4, धीरे धीरे लोग पसंद करेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। हाँ, लेकिन जनसंख्या के साथ ऐसा नहीं होता। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है दोस्तों, तब वहां पे अंकगणितीय वृद्धि नहीं होती है, वहां पर ज्यामितीय वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों, वहां पर ज्यामितीय वृद्धि होती है। कहां पर, जब जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। ज्यामितीय वृद्धि का मतलब क्या है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। तो दोस्तों वृद्धि जो होती है वो इस कदर होती है। ये आपको बताना चाह रहे हैं माल्थस। कब, जब जनसंख्या की बात आती है तब। बात आई समझ में, अच्छे से समझ में आ गई ना, इसको याद रखेंगे। लिख रहा माल्थस के अनुसार कितने वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। सर ये संभव है क्या कि एज्यूम करके बताया जा सकता है कि कब जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सर, भारत की जनसंख्या अभी तो 120 करोड़ मान लीजिए, ठीक है 2011 के बाद अभी कोई जनसंख्या अपडेट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन चलिए मान लेते हैं पुराना डेटा 120 करोड़। क्या सर ये 250 करोड़ हो जाएगी? भाई 120 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 12 दूनी 24, ठीक है। तो क्या ये कितने साल में सर जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, 250 करोड़ हो जाएगी? तो दोस्तों माल्थस कहते हैं, इसके लिए आंकड़ा माल्थस ने बताया कि 25 साल में, कितने साल में, 25 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ये आप याद रखें। यानी सर हम अपने जीवन काल में इस जनसंख्या को दोगुनी होते देखेंगे। अरे भैया दोगुनी की बात छोड़िए, पीछे का मिला लो ना। पिछले 25 साल पहले जनसंख्या क्या थी, यानी जाहिर सी बात आज 120 करोड़ है तो 60 करोड़ रही होगी। तो क्या 25 साल पहले जनसंख्या 60 करोड़ थी और उसके 25 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? आपको अनुमान लग जाएगा कि माल्थस सही बता रहे थे कि गलत। खैर माल्थस जो कहे, सवाल परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। हमें बताना है सवालों से सवाल। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये किताब लीजिए, देर न कीजिए। शानदार किताब, इससे बेहतर बुक आपको मिलेगी नहीं और आप पूरा सेटिस्फैक्शन रहेगा। पूरे दोस्तों 12,000 पॉइंटर इस किताब में शामिल है। ऐसे प्रश्न से प्रश्न बनाया है। ये मेरे दिल में आया कि एक नए कॉन्सेप्ट पर किताब लिखी जाए, इसलिए दोस्तों मैं और हमारी टीम ने दोस्तों ये सारी किताबें तैयार की हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2021 का सवाल देखिए, ये संविधान से संबंधित सवाल है। भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है। सवाल था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई, ठीक है। न्याय आपसे सिंपल तौर पे दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चा जानता है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, लेकिन वो 3 हैं कौन, यहां थोड़ा सा डाउट होता है। ये डाउट दूर करते हैं। तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। ये धार्मिक जैसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में पंथ निरपेक्ष चीजें लागू हैं। यहां धर्म विशेष की बात नहीं होती। ये भले कहा जाए कि नहीं ये सनातन का देश है, हिंदुओं का देश है, बिल्कुल सही है, ये अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा संविधान है ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। इसीलिए यहां धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। यहां सांस्कृतिक की बात भी कोई नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहां सांस्कृतिक की बात कोई नहीं है। यहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है कि सभी को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, सभी को आर्थिक रूप से न्याय दिया जाएगा, सभी को राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। चलिए सर आज न्याय की बात आई, क्या पता कल आयोग के दिमाग में आ जाए कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की हैं दोस्तों? कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और इसके बारे में पूछ सकता है सर वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो लिखिए, पहला है विचार, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा है अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार प्रस्तावना पढ़ के देखिए, ठीक है। इसी तरह से विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इसी तरह से धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और अंतिम नंबर पे जो आता दोस्तों वो है उपासना, यानी धर्म को मानने की, पूजने की, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई। जिस प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है,
उसी प्रकार से इन 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में, यह भी याद रखेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानताओं का उल्लेख, कितने प्रकार की समानताओं के बारे में बताया गया? तो 2 प्रकार की समानताओं के बारे में बताया गया, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, 2 प्रकार के समानताओं की बात की गई। तीसरा सवाल, संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों इसको अंगीकार किया गया था 26 नवंबर को। कब किया गया था? इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, इसीलिए संविधान दिवस मनाया गया था। एक चीज और बता दूं आपको, 9 दिसंबर, जरा याद रखिए क्यों 9 दिसंबर पे ले जा रहा हूं, वो भी ले जा रहा हूं सीधे 1946 पे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। सर ये क्यों बता रहे? इसका तो कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं अनायास का कुछ नहीं बताता हूं। ठीक है, कोई लॉजिक होता तभी बताता हूं। यहां मैंने बताया 9 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 2 दिन बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 13 दिसंबर। याद रखेगा 13 दिसंबर, इसी 13 दिसंबर 1946 को याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था दोस्तों? ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिस प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं, यह प्रस्तुत कब किया गया? यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अब बात जुड़ी, लाइन आके जुड़ा, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजें। लेट नहीं हो रहा ना, कई बच्चे समय देखते रहते हैं। ठीक है, फ्री की क्लास है, समय आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कीमती समय आपका है, हमारा नहीं है। ठीक है, हमारा तो काम है कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छा मैटर तैयार करना और अच्छी चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है, तो समय ना देखिए, यह आपके भविष्य के लिए बेहतर है, समय देखने से काम नहीं चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2021 का सवाल था दोस्तों, आइए करके दिखाइए। भौतिक रसायन के सवाल दे रहा हूं आपको। ठीक है, बता के दिखाइए क्या उत्तर होगा। अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाएंगे क्योंकि साइंस तो पढ़ना नहीं है। इतिहास भूगोल से लगता है समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। देखो क्या सवाल दिया है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे में क्या पाया जाता है? अब हमने अपने देसी भाषा में पढ़ा है कि तुलसी का पौधा जो होता है यह ज्वरनाशी होता है। ज्वरनाशी मतलब ज्वर का नाश करता है, बुखार नष्ट करता है। तुलसी के पौधे, तुलसी के जो बीज होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनका काढ़ा बना करके पीने से पीड़ानाशी होता है, पीड़ा का नाश करता है। क्या ये सब देसी बातें यहां आएंगी आपके किसी काम? ठीक है, आपके तो ऑप्शन में है ही नहीं ऐसी कोई बात। फिर क्या करेंगे? क्या यह अकार्बनिक अम्ल है? कोई लेना देना नहीं। क्या कार्बनिक अम्ल है? कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें फिनोल और फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। ठीक है, इस तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किस कारण है? तो उसके पत्तियों में यह पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर फिनोल तो नहीं सुना था, फिनाइल सुना था। फिनाइल सर कीड़ानाशक होता है। ठीक है, कीट का नाश करता है। उसी तरह से जोड़ के याद रखेगा, जैसे गंदगी को नष्ट करता है तो तुलसी के जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो हमारे शरीर की गंदगी को नष्ट करती हैं। मिला के पढ़िए, जोड़ के पढ़ेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? फिनोल और फ्लेवोनाइड्स हो जाएगा। ठीक है, ये जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो आपके ऑप्शन में दिया था कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर कभी सवाल है कि कार्बनिक अम्ल कहां पाया जाता है तो क्या बताएंगे? ठीक है, हमेशा याद रखें दोस्तों, कार्बनिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। इसका मतलब सर संतरा में पाया जाता होगा? बिल्कुल। सर इसका मतलब तो इमली में भी होगा? बिल्कुल। सर नींबू में भी हो सकता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे तो इसको याद रखिएगा। लिख रहा है कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत आसान से दोस्तों याद रखेंगे, H2CO3। क्या है दोस्तों? H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, इसको भी याद रखिए। लिख रहा अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। अकार्बनिक की बात करा, ऊपर तो कार्बनिक दिया, यहां अकार्बनिक की बात करा है। अकार्बनिक पोषक तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? तो इसमें खास करके 2 चीजें आती हैं। एक तो दोस्तों जल आता है। सर जल में तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हाँ वो आता है। इसके अलावा दोस्तों खनिज एवं लवण को माना जाता है। ठीक है, किसे दोस्तों? खनिज एवं
लवण को भी क्या माना जाता है, अकार्बनिक माना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने इसको बता दिया था कि इसका काम क्या होता है तुलसी की पत्तियों का, तो याद रखेगा यह पीड़ानाशी होती हैं, पीड़ानाशी होती हैं, और यह क्या होते हैं दोस्तों, ज्वरनाशी भी होते हैं। ठीक है, पीड़ानाशी और ज्वरनाशी, तो इसको भी याद रखेगा। हो सकता है कभी आयोग के दिमाग में ये चीजें आ जाए, तो ये चीजें भी आपको मिल जाए कहीं पर। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों भौतिक रसायन से सवाल। मैंने जीव विज्ञान के सवाल थोड़े अलग कर दिए। ठीक है, और जीव विज्ञान से संबंधित एक सवाल दे रहा दोस्तों, जो कि प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। रेशम तो कई जगह से उत्पादित होते हैं। ठीक है, वैसे हम जो पॉपुलर हमारे देश में वो सहतूत के वृक्ष पर दोस्तों रेशम कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, और तब रेशम उगाया जाता है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम की बात हो रही है। तो मकड़ियां जिस रेशम को उत्पादित करती हैं उसका नाम क्या है दोस्तों, गॉसमर। क्या नाम है, यहां गोसामर लिखा हुआ है, सही मायने में इसे गॉसमर कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध तरीके से इसी को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, गॉसमर लिखा जाएगा। ठीक है, गॉसमर ऐसे लिखा जाएगा, गॉसमर। ठीक है, तो गॉसमर दोस्तों ये रेशम का नाम है जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित होती हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ अच्छी चीजें बताते हैं। जैसे कभी सवाल आ जाए कि मकड़ियों द्वारा अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में होता है, मकड़ियां निकालती क्या है, तो मकड़ियां अपने शरीर से दोस्तों ग्वानिन निकालती। क्या निकालती हैं, ग्वानिन। क्या निकालती हैं, ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन निकालती हैं, और इसी ग्वानिन से दोस्तों गॉसमर याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा मूंगा रेशम जो होता है दोस्तों, मूंगा रेशम दोस्तों किससे प्राप्त होता है। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है जिसका नाम है एंथ्रिया। देखिए खाली एंथ्रिया मत याद रखेगा, एंथ्रिया नाम है, इसका नाम है पूरा एंथ्रिया अशामा। ओसामा याद रख सकते हैं, ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा से दोस्तों अशामा याद रखेगा। ठीक है, क्या अशामा, ओसामा ना बोल के अशामा याद रखेगा। ये आर्थ्रोपोडा संघ के कीट हैं। क्या है दोस्तों, ये आर्थ्रोपोडा संघ के कीट हैं जिनसे मूंगा रेशम निकलता है। ठीक है, ओसामा याद रखेगा तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, नियर बाई याद रखने की कोशिश करें, मूंगा में ओसामा। इसी तरह से टसर रेशम दोस्तों ये किस प्रकार के कीट द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका नाम है एंथ्रिया पाफिया। क्या नाम है दोस्तों, एंथ्रिया पाफिया। क्या नाम दोस्तों, एंथ्रिया पाफिया, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है सहतूत रेशम किस कीट द्वारा उत्पादित होता है। सहतूत के जो रेशम होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बॉम्बेक्स मेरी। क्या कहते हैं दोस्तों, बॉम्बेक्स मेरी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे जानते हैं सहतूत के वृक्ष पर जो कीट पाए जाते हैं उन्हें लोग कहते थे सहतूत कीट। नहीं, उन कीट का नाम क्या है, उन कीट का नाम बॉम्बेक्स, क्या नाम है, बॉम्बेक्स मेरी। ठीक है, याद रखेगा। और इससे अहिंसा रेशम इसे कहा जाता है क्योंकि इनको मार करके नहीं पैदा किया जाता। ठीक है, जीवित अवस्था में पैदा किया जाता है। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है दोस्तों, रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। यही कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, सेरीकल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी सवाल आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके 2 विशेष किताबें तैयार की गई। ये जीएस की किताब है, एक हिंदी की किताब, और दोनों की क्लास आपके लिए यूट्यूब पर दी जा रही है। दोस्तों आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये दोनों किताबें आप ऑर्डर कर लीजिए। कैसे ऑर्डर करेंगे ये समस्या है, कुछ मत करिए, नंबर सेव करिए 6350009191। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिए, सर किताब चाहिए, बस इतना कर लीजिए, हमारी टीम बाकी सब काम कर लेगी। बहुत और कुछ जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आइए, पढ़ लीजिए, वहां सारी बातें बताई गई हैं। ये दोस्तों हमारी अपनी हिंदी की किताब है, सुपर सेलिंग बुक है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले चैप्टर पर आ जाए। सर तो बड़ी लंबी क्लास जा रही है भैया, लंबी से मतलब नहीं, अपने को पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, प्री परीक्षा 2021 का सवाल है, इकोनॉमिक्स में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पढ़िए क्या दिया है, लिख रहा है कि भारत में जिन व्यक्तियों का विनियोग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है दोस्तों, विनियोग का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि भारत में जिन व्यक्तियों का या जिन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक, कितना दोस्तों, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, और कारोबार का मतलब क्या दोस्तों, कारोबार का मतलब है टर्नओवर। क्या दोस्तों, टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ और टर्नओवर कितने का, 5 करोड़ का, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें छोटा उद्यम कहा जाता है, उन्हें लघु उद्यम कहा जाता है, उन्हें सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है, उन्हें मध्यम उद्यम कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। अब यहां आपको याद रखना पड़ेगा, और यहां मैंने कई सवाल बनाए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह
के सवाल, आयोग आज आपसे ऐसा पूछ रहा है, कल आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर 5 करोड़ का है, तब उन उद्योग को क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें सूक्ष्म कहा जाए। क्या मजाक कर रहे हैं सर, 5 करोड़ का टर्नओवर हम समझते हैं भौकाल हो जाएगा, नहीं, 5 करोड़ के टर्नओवर वालों को हम सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। जो तुक्का लगाने वाले होंगे उनको लगेगा यार बहुत बड़ा उद्योग की बात हो रहा है, 5 करोड़ का टर्नओवर, हाँ ठीक है, अरे हमारे देश में 5-5 हजार करोड़ के टर्नओवर होते हैं, आप 500 करोड़ के पीछे पड़े हैं, ठीक है। तो यहां मध्यम करके वो लोग जाएंगे, क्योंकि बड़े के बाद मध्यम का ही दिमाग में आएगा, सूक्ष्म कभी कोई करता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि नंबर आपको मिले तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और वैसे भी आप पढ़ते नहीं है, इसीलिए गलत हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं आयोग और क्या क्या कर सकता है। लिख रहा वे उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश हो, निवेश कितना दोस्तों, 1 करोड़ से कम का निवेश हो, ठीक है, 1 करोड़ से कम का निवेश हो, लेकिन टर्नओवर दोस्तों 5 करोड़ रुपए तक का हो, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो रुपए तक भी लगा दिया ना, इसका मतलब यही था। अब इसी प्रश्नों को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया, 1 करोड़ रुपए तक या 1 करोड़ रुपए से कम, तक मतलब क्या हो गया। चलिए किसी ने 95 लाख लगा दिया, वो भी तो इसी श्रेणी में आएगा। तो यहां कहने का तात्पर्य है, इसीलिए दोस्तों इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम हो जाएगा। हाँ, अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए, 10 करोड़ रुपए तक हो जाए और टर्नओवर बढ़कर कितना हो जाए दोस्तों, 90 करोड़ रुपए तक हो जाए, ये तो सर 100 करोड़ के आसपास जा रहा है जी हां, तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा दोस्तों लघु उद्यम। क्या कहा जाएगा, लघु उद्यम। अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट चला जाए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर चला जाए दोस्तों कितना, 250 करोड़ रुपए, तब जाके उसे मध्यम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तब क्या नाम दिया जाता है उसे, मध्यम का। तो याद रखेंगे मध्यम उद्यम कब आएगा दोस्तों, यहां पे याद रखिएगा छोटे से नहीं मतलब है, ठीक है, छोटे से कोई मतलब नहीं, लघु होता है तो लघु मैंने बता दिया, ठीक है, कि जब टर्नओवर 90 करोड़ तक रहेगा, ठीक है, टर्नओवर अगर 250 करोड़ तक गया तो फिर क्या हो जाएगा, मध्यम उद्यम हो जाएगा। इस बात को याद रखेगा, ये 3 विशेष सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो चैप्टर हमारा है वो है दोस्तों पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल दे रहा है, लिख रहा धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहां पर है, लिख रहा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़, या माधव। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चारों जो नेशनल पार्क की बात कर रहा है, ये चारों नेशनल पार्क जिसकी बात कर रहा है, ये सभी के सभी नेशनल पार्क दोस्तों कहां पर हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए डाउट और ज्यादा बढ़ रहा है कि धूपगढ़ को करे तो करे कहां पर, ठीक है। याद रखेंगे धूपगढ़ दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन अब धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी के में अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा पर्वत श्रेणी की बात करें तब आप क्या बताएंगे, ये महादेव श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा की जो महादेव श्रृंखला है, महादेव पहाड़ी जो है, वहां पर दोस्तों धूपगढ़ चोटी स्थित है और सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ कहां पर स्थित है, बांधवगढ़ भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और माधव कहां पर स्थित है, तो माधव भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बांधवगढ़ और माधव दोनों दोस्तों कहां पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखेंगे। सारे के सारे नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इनको भी याद रखेंगे। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर नहीं अगला सब्जेक्ट देखिए, एग्रीकल्चर का सवाल देखिए, जो आप नहीं पढ़ते हैं, देखिए वहां क्या पूछा है। लिख रहा है खेती के लिए फसल चक्र, ये देखिए मेंस 2016 का सवाल है कि खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। जो बच्चा खेती किसानी जानता होगा वो समझता होगा फसल चक्र कहते किसे हैं, ठीक है। एक साइकिल होता है दोस्तों बुआई का, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। लिख रहा है इससे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम रहता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, छोड़िए इसको, आप ऐसे मत समझिए। अगर आपको 12 महीना एक रफ्तार से पढ़ना पड़े, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। एक उतार चढ़ाव चाहिए। अगर पूरा का पूरे पेपर में सभी क्वेश्चन मतलब जितने भी सब्जेक्ट चूज किया है सबसे कठिन क्वेश्चन बन जाए, मजा आएगा नहीं। उतार चढ़ाव जरूरी है जीवन में। दुख दुख जरूरी नहीं है, दुख के साथ सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये आवश्यक है। उतार चढ़ाव नहीं है तो जीवन का महत्व तो नहीं है। उसी तरह से जब हम यहाँ एग्रीकल्चर साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों बुआई के क्रम में ध्यान रखा जाता है। देखिए हमेशा ऐसे पौधों की बुआई करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी से उर्वरकता की जरूरत हो, तो ऐसे में मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कुछ समय के लिए दोस्तों ढैंचा भी बोया जाता है। ढैंचा जानते हैं क्या होता है, ढैंचा
बोने से क्या होता है कि मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है, लेकिन वो ढांचा किसी काम का होता नहीं है, वो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसीलिए साइकिल जरूरी है। इस साइकिल की वजह से क्या होता है, जो इस साइकिल को फॉलो नहीं करता है उनके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। अगर इस साइकिल को फॉलो किया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मतलब पहला कथन सत्य है, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऊपर से मृदा कटाव भी कम होगा। तो यहाँ उपयुक्त सभी दोस्तों सही हो जाएगा अगर क्या फॉलो किया जाता है, अगर फसल चक्र फॉलो किया जाए तो। ठीक है, इसीलिए रबी, खरीफ और जायद की फसलें बनाई गई हैं और उस फसल चक्र का पालन लगभग सभी लोग करते हैं। भारत में फसल के कितने प्रकार हैं दोस्तों, ये आपको बताना। कितने प्रकार के फसल अभी बताया तो कि 3 प्रकार हैं। एक दोस्तों रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, जायद, 3 प्रकार की फसल होती है। लिख रहा है व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल किस फसल के अन्य नाम है। देखिए वाणिज्यिक फसल कहिए चाहे व्यापारिक फसल कहिए या फिर इसी को आप नकदी फसल कहिए, क्या कहिए दोस्तों, नकदी फसल कहिए, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, नकदी फसल ये दोस्तों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। ये कहते किसे हैं, ऐसे पौधे जिनकी बुआई बेचने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपने अपने खेत में गेहूं चावल बो दिया, तो गेहूं चावल तो आप खुद भी रख सकते हैं, दाल की बुआई कर दिया, दाल आप खुद भी रख सकते हैं। लेकिन एक बार बताओ, गन्ना की बुआई किया, क्या करोगे रख के? हाँ, गन्ना तो बेचने के लिए बोया जाता है। किसी ने चाय की बुआई कर दिया, किसी ने कॉफी की बुआई कर दिया, किसी ने सोयाबीन की बुआई कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, किसी ने रबर की बुआई कर, सर रबर की भी खेती होती है क्या? हाँ, वृक्ष तो लगते हैं ना, तो याद रखिएगा सब। ठीक है, इसी तरह कोको की कर दिया। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब नकदी फसलों में आते हैं। लिख रहा नकदी फसल के उदाहरण है, यही जो आपको बता रहा हूं दोस्तों ऊपर, ये क्या है, नकदी फसल का यही तो उदाहरण है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा साइंस टेक है। ठीक है, यानी अगला सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेंस 2013 का सवाल है, साइंस टेक से संबंधित। लिखा था कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं, कौन सा व्यावसायिक स्रोत नहीं है ये बताना आपको। तो पेट्रोलियम, इसको तो खरीदा बेचा जाता है तो व्यावसायिक है। परमाणु ऊर्जा, इसको भी खरीदा बेचा जाया जाता है, भी है। प्राकृतिक गैस, आपके घर में गैस नहीं यूज होता क्या? चाहे एलपीजी की बात करें, चाहे सीएनजी की बात करें, सब बिक रहा है, सब बिजनेस पर्पज से है। तो याद रखेगा ऊपर के जो 3 हैं ये क्या दोस्तों, ये तो व्यावसायिक हैं। क्या दोस्तों, यह तो व्यावसायिक हैं। और कौन सा व्यावसायिक नहीं है, तो बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का उत्पादन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, गोबर गैस। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बायोगैस ये व्यापारिक नहीं है, बाकी के सभी क्या है दोस्तों, व्यापारिक हैं। आगे लिख रहा है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों व्यावसायिक है, लेकिन व्यावसायिक के साथ साथ दोस्तों इसको हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं ना, ये प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक एवं व्यावसायिक। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं एवं बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं, ये सही हो गया ना। आगे देखिए, ऊर्जा के स्रोतों को बांटा जा सकता है, कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, तो ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, एक तो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और एक क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय यानी जिसको फिर से रिफिल किया जा सकता, अनवीकरणीय जिसको रिफिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम ऊर्जा की बात करें तो पेट्रोलियम एक बार समाप्त हो गया, अनवीकरणीय। ठीक है, अगर एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। दोस्तों यहां पर पेट्रोल की बात कर लीजिए, यहां पर दोस्तों कोयला की बात कर लीजिए, कोयला एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। डीजल की बात कर लीजिए, एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। ठीक है, प्राकृतिक गैस की बात कर लीजिए, समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया। ठीक है, प्राकृतिक गैस की बात कर लीजिए, ये क्या है दोस्तों, ये अनवीकरणीय का उदाहरण है। नवीकरणीय का उदाहरण में कौन सा आएगा दोस्तों, तो नवीकरणीय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। क्या दोस्तों, सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी आज मिलेगी, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, रोज रोज मिलेगी, जब तक ये धरती है तब तक मिलती रहेगी। हाँ, इसलिए इसको कहां रखा जाता है, नवीकरणीय में। पवन ऊर्जा नवीकरणीय में, जल ऊर्जा नवीकरणीय में, ये सब नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये साइंस एंड टेक के सवाल है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल का सवाल देखिए। यूपी स्पेशल से क्या दिया था, मेंस 2021 का सवाल है। लिख रहा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, किस जनपद से प्रवेश करती, में नहीं से। ठीक है, तो गंगा नदी तो निकलती गंगोत्री से, ठीक है, लेकिन कहां से प्रवेश करती, तो बिजनौर से एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश में कहां से एंट्री करती, बिजनौर से। मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर गलत है दोस्तों, बिजनौर से एंट्री करती है। कुछ और सवाल देखते हैं, सवाल से सवाल। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है, यह अपने आप में मजेदार और डिफिकल्ट सवाल है, बच्चा नहीं जानता।
उत्तर प्रदेश में कितने जिले पहले ये बताइए। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। कितने जिले दोस्तों? 75 जिले हैं, ठीक है। और गंगा नदी जो बहती है कितने जिलों से बहती है? 28 जिले से होकर बहती है। नहीं पता था ना? ये आपके लिए नया सवाल है। देखिए नितिन सर के साथ जुड़ेंगे, स्टडी 91 के साथ जुड़ेंगे, हमारी किताबों के साथ जुड़ेंगे तो यही तो आपको नया मिलेगा। नया कहां मिलेगा? यही मिलेगा नया, ठीक है। लिखा गंगा नदी के किनारे पर बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो देखिए जैसे बिजनौर से एंट्री करती है तो एक बिजनौर ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बिजनौर शहर उठा लीजिए, वो भी यहीं पर है। आप कन्नौज की बात कर लीजिए, आप कन्नौज की बात कर लीजिए, आप फर्रुखाबाद की बात कर लीजिए, ठीक है। फर्रुखाबाद, ये ऐसे जिले दोस्तों जहां से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती। इसके बाद गंगा आ जाती कानपुर में, इसके बाद आ जाती दोस्तों प्रयागराज में, इसके बाद मिर्जापुर होते हुए कहां चली जाती है? वाराणसी में, ठीक है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे शहर हैं, ऐसे जिले हैं जो गंगा के तट पर हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे एक रामगंगा नदी है दोस्तों, रामगंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में आकर दोस्तों, अच्छा रामगंगा नदी कहां पर मिलती है ये भी पूछ सकता है, तो रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों यमुना नदी सहायक नदी है, यमुना आके कहां मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। इसी तरह से गोमती सहायक नदी है, गोमती कहां मिलती है दोस्तों? गोमती जाके वाराणसी के निकट, ठीक है। वाराणसी के निकट, वाराणसी के आप गाजीपुर कहिए ज्यादा सही, ठीक है। बॉर्डर है, ठीक है, तो गाजीपुर ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मिलती है। ये सारी बातें आप याद रखें। कुछ नए सवाल जरूर पढ़िए, केवल पुराने से काम नहीं चलेगा, नया तो पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े दोस्तों, विविध, ठीक है। मिसलेनियस एक चैप्टर दोस्तों जो बचा खुचा बच गया, मैंने यहां डाल दिया मिसलेनियस। ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, जो कहीं नहीं आया वो यहां पर आया। लिख रहा पी 2021 में पूछा गया सवाल है, लिख रहा था कि निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हम सभी जानते हैं 4 ऋतु है, लेकिन कम बच्चों 4 ऋतु है और कम लोगों को पता है कि चारों ऋतुओं का क्रम क्या है। ये नहीं पता ना? आप क्रम सेट करेंगे परेशान हो जाएंगे। देखिए कहानी शुरू करिएगा दोस्तों वसंत से, ठीक है। वसंत वह मौसम है जब हरियाली वाला मौसम, पेड़ पौधे अपनी पत्तियां झाड़ करके नए पत्तियां उगती हैं दोस्तों, नए वर्ष की शुरुआत होती है। शक संवत यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा दोस्तों? पहला वसंत आ जाएगा। वसंत के बाद क्या नंबर आता है दोस्तों? ग्रीष्म यानी गर्मी का नंबर आता है। गर्मी के बाद क्या आता है दोस्तों? वर्षा ऋतु आती है। वर्षा के बाद क्या आता है दोस्तों? शरद यानी ठंडी का समय आता है। ये क्रम होगा, तो याद रखेंगे। तो वसंत आ जाएगा दोस्तों पहले नंबर पे, और क्या आ जाएगा? ग्रीष्म आ जाएगा दूसरे नंबर पे, वर्षा आ जाएगा तीसरे नंबर पे, शरद आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो क्या होगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होगा सही जवाब। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, लिख रहा भारतीय कैलेंडर आधारित है। किस पर आधारित है भारतीय कैलेंडर? तो याद रखेगा भारतीय कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? यह शक संवत पर आधारित है। शक संवत दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? तो शक संबंध स्टार्ट किया था दोस्तों कनिष्क ने। कब किया था दोस्तों? कनिष्क ने शुरू किया था। एक पूछता सवाल कब किया था, तब क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों 78 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इस शक संवत को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आजादी 47 में मिली और कैलेंडर कब एक्सेप्ट किया जा रहा है? 57 में। इसको भी आप याद रखेंगे। शक संवत के अनुसार हिंदी पंचांग में प्रथम एवं अंतिम माह कौन सा है? तो प्रथम माह दोस्तों चैत्र को माना जाता है, तो अंतिम माह किसे माना जाता है? फागुन को माना जाता है। होली का जो समय होता है वो दोस्तों अंतिम माना जाता है, फागुन। स्टार्टिंग होता है चैत्र से और अंत होता है कहां पर? फागुन में, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। विविध के सवाल हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर जाकर दोस्तों हमारा ये सेशन समाप्त होता है। देखिए हमारी टीम की तरफ से कई सारे कोर्स लॉन्च किए गए, कई सारी किताबें हैं, कई सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप एक बार जुड़िए, विश्वास के नाते जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर आपको। और साथ में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको हमेशा हकीकत से रूबरू कराता हूं, कोई कहानी नहीं। मेरी इच्छा, देखिए समय नहीं होता ना, खाना पूर्ति करने नहीं आता हूं। कभी कभी मेरी क्लास बंक हो जाती है, 1-1 2-2 दिन 3-3 दिन तक क्लास नहीं आती है। अगर किसी कारणवश अभाव है समय का, मैं क्लास में कभी खाना पूर्ति नहीं करता। हो सकता है कई सारे बच्चे नाराज भी होते हैं इस बात पे कि सर की क्लास नहीं आ रही। देखिए खाना पूर्ति नहीं कर सकते, मेरे जीन में ही नहीं है। आऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं तो छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, पीछे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं आपके लिए, भरपूर है।
आप सारी चीज़ों पर एकदम ध्यान से देते जाइए, लिखते जाइए, ये सब नोट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ को लेकर परेशान, भाई क्यों पीडीएफ लेना, जब किताब है, किताब में जो बातें लिखी हैं, आप क्यों पीडीएफ के चक्कर में पड़े हैं। ये दोनों, हिंदी की किताब तो और भी विशेष है, एक एक चैप्टर में दोस्तों 500-500 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए गए। पूरे भारत में अभी कोई किताब ऐसी नहीं बनी है समीक्षा अधिकारी के लिए जो एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दे। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस सेट खरीदना है, अरे भाई हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदने कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए 10 सवाल आते हैं और अगर हमने 500 सवाल दिया तो 50 तो प्रैक्टिस सेट, तो यही हो गया 50 प्रैक्टिस सेट है। इसमें दिख नहीं रहा ना, ये 50 प्रैक्टिस सेट की किताब भी है और डिटेल में पढ़ने के लिए मैटर भी है। तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, मत परेशान होइए, इससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला कुछ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे चाहे कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा न्यूज़ दिया गया, सारी बातें बताई गई, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ये समाप्त होता है, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों, चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सहयोग की आवश्यकता इसलिए है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। बाकी मेरा काम अच्छे से पढ़ाना, मेरे तरफ से अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।